औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम 9th लेसन बिगिन करेंगे जिसका नाम है इदाफा। इसको पजेसिव कंपाउंड भी कहते हैं और इदाफा मुरक्कब इजाफी बहुत सारे नाम है, आप जो चाहे कह सकते हैं उसको। पजेसिव कंपाउंड और इदाफा, इजाफत भी कहते हैं इसको, मुरक्कब इजाफी भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी सबसे पहली फ्रेगमेंट है। अब ये फ्रेगमेंट क्या होती है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछला सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं वो है इस्म। ठीक है, हमने देखा था कि हमने तीन चीजें पढ़नी है कलिमा में। पहले तो कलिमा किसे कहते हैं? कलिमा कहते हैं हर मीनिंगफुल वर्ड को। जो भी बामानी लफ्ज हैं, जो भी मीनिंगफुल वर्ड है उसको कलिमा कहा जाता है। और जो मीनिंगलेस वर्ड है, जिनका कोई माना नहीं है, उसको हम मुहम्मल कहते हैं। तो मुहम्मल हमें नहीं पढ़ना, बिकॉज कुरान करीम में कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है कि जो बेमानी हो। तो चूंकि हमने मानी वाले अल्फाज ही पढ़ना है, तो हम कलीमे को पढ़ेंगे। अब कलीमा जो है उसकी तीन टाइप्स हमने देखी कि उसके तीन टाइप्स हैं। इस्म है, फेल है और हर्फ है। इस्म, जिसको हम इंग्लिश में नाउन भी कह सकते हैं। सिर्फ नाउन ही इसमें नहीं आता है, लेकिन हम उसको समझने के लिए, आसानी के लिए नाउन कह सकते हैं। उसके बाद है फेल। फेल जिसको कहा जाता है वर्ब, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, काम जो कि अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। और आज भी हम फेल नहीं पढ़ने वाले हैं, इसम को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो उसका टाइप है कलिमा का, वो है हर्फ, दैट इज पार्टिकल, जो कि डिपेंड करता है इस्म और फेल पर। ये खुद का इसका कोई वजूद नहीं होता। ये दो में से किसी एक इस्म या फेल पर डिपेंड हो जाता है, तो इसका माना जाहिर होता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हमने शुरू किया था, पहले दिन से इस्म को पढ़ना शुरू किया था। और इस्म का मतलब होता है कोई भी चीज का नाम, कोई जगह का नाम, कोई क्वालिटी, कोई सिफत, उसको हम इस्म कहते हैं। ठीक है, किसी के कैरेक्टर है, कोई क्वालिटी है, कोई सिफत है, उसको, या फिर किसी चीज के या किसी जगह के, किसी प्लेस नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग जो हम खेलते थे बचपन में, वो सारे इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, फिर हमने इस्म जब शुरू किया था, इस्म के हमने फिर देखे चार लिम्स होती हैं। यानी हर इस्म जो होगा चार चीजों पर डिपेंड होगा। अगर इस्म है तो उसकी चार चीजें उसके साथ होंगी। अगर उनमें से एक भी चीज नहीं है तो वो इस्म नहीं हो सकता। तो वो क्या चार चीजें हैं? उसके वो चार हैंड्स और दो हैंड्स और दो लेग्स समझ लें। तो जो उसकी चारों लिम्स है वो कौन कौन सी हैं? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस यानी एराब, नंबर यानी अदद, जिन्स यानी जेंडर और टाइप यानी किस्म। ये चारों चीजें हर इंडिविजुअल इस्म के पास होंगी। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो वो इस्म नहीं है। ठीक है, फिर एराब में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, रफा, नस्ब, जर। फिर उनको पहचानने का तरीका हमने देखा था कि हम रफा को, नस्ब और जर को किस तरह से पहचानते हैं। उसके एंडिंग कॉम्बिनेशंस और एंडिंग साउंड्स के जरिए से, इन, आनी, ऐनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, ये उसके मतलब पहचान का तरीका है कि हम उसको पहचानते हैं। सिंगुलर है, डुअल है, रफा है, नस्ब है, जर है। तो ये एराब का था तरीका, रफा, नस्ब, जर। उसके बाद हमने नंबर देखे थे। नंबर को हमने देखा था कि सिंगुलर, डुअल, प्लूरल कोई भी हो सकता है, वाहिद हो सकता है, मुसन्ना हो सकता है, जमा हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था नंबर के बाद अदद, अदद यानी नंबर। उसके बाद हमने जिन्स देखी थी। जिन्स यानी या तो वो मुजक्कर होगा या मोन्नस होगा। हर इसम मुजक्कर कहलाएगा जब तक कि उसके मोन्नस होना साबित ना हो जाए। तो जब आप किसी इसम को देखें तो आप कहेंगे वो मुजक्कर है, जब तक कि आपको प्रूफ ना मिल जाए कि वो मोन्नस है। ठीक है, तो डिफॉल्ट जेंडर हर इसम का मेल होता है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके अंदर जो हमने जब वो पढ़ा था, टाइप्स। टाइप्स यानी कि वो इसम या तो टाइप के एतबार से हमने देखा था, या तो वो मारिफा होगा,
या नकिरा होगा, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। तो कॉमन, हर इसम कॉमन कहलाएगा जब तक कि उसका प्रॉपर होना साबित ना हो जाए। इसका मतलब डिफॉल्ट उसका टाइप जो है कॉमन है, नकिरा है, उसको मारिफा बनाया जाता है। साथ उसकी किस्में हमने देखी थी वो कैसे मारिफा बनता है, मौरब बिन लाम अल लगाकर मारिफा बनता है। अगर वो प्रोनाउंस है तो वो मारिफा होते हैं। अगर वो इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउंस है तो मारिफा होते हैं। इसमें अलम किसी चीज या जगह का नाम है तो मारिफा होते हैं। आफ्टर ऑफ, बिफोर ऑफ है तो मारिफा होंगे। कि ऑफ से पहले या काकी के से पहले आने वाला अगर खास है तो बाद वाला भी खास हो जाएगा। तो ये सारी कैटेगरीज हमने पढ़ ली थी। तो ये मारिफा हम इसलिए रिवाइज करा रहे हैं बिकॉज हमने जो पढ़ा था एक मर्तबा ब्रश अप करके फिर इंशाल्लाह हम आज का लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया। फिर स्टेटस में हमने वेट भी पढ़ा था। लाइट वेट, हैवी वेट। हैवी कब होता है? जब उसके अंदर नून साउंड होती है। लाइट कब होता है? जब आप उसकी नून साउंड को निकाल देते हैं, या तो नून हटाकर या फिर उन अन इन तनवीन हटाकर आप उसको लाइट बना देते हैं। फिर आपने उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पढ़ ली थी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? कि वो फुली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है या नॉन फ्लेक्सिबल है। वो तीन शेप बनाता है, अन उन इन वाले, या सिर्फ दो ही शेप बनाता है या एक शेप बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है पार्शियलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। पार्शियली फ्लेक्सिबल, फुली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। यानी मौरब, मुनसरिफ, मौरब, गैर मुनसरिफ और मबनी अस्मा। मबनी जो बिल्कुल भी नहीं हिलते अपनी जगह से, तीनों हालतों में रफा नस्ब जर में एक से होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे थे मौरब गैर मुनसरिफ, जो दो हालतें दिखाते हैं, तीन तीन हालतों में दो शेप दिखाते हैं। और जो फुल्ली फ्लेक्सिबल होते हैं मौरब मुनसरिफ, जो तीन हालतों में तीन शेप दिखाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। एक एक इसमें उठाया था हमने और उसका सब कुछ देख लिया था, उसका स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप्स की फ्लेक्सिबिलिटी, उसका वेट, सब हमने पढ़ लिया था एक किस्म के बारे में एक बार में। ठीक है। उसके बाद हमने जो लास्ट लेसन था उसके अंदर बहुत अहम चीज पढ़ी थी, और हमने बताया था आपको ये अरबी जबान की बैकबोन है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी है। और वो क्या है? जमायर। जमायर यानी कि प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी वो नाम, जो वो इसम जो कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें फातिमा एक लड़की है, फातिमा मुंबई में रहती है, तो फातिमा एक लड़की है, वो मुंबई में रहती है, उसका घर बहुत छोटा है या बड़ा है, जो भी। तो हमने पहले मर्तबा कहा फातिमा, फिर हमने कहा वो मुंबई में रहती है, उसका घर बड़ा है या छोटा है। तो उसका और वो जो हमने फातिमा की जगह पर इस्तेमाल किया वो कहलाएंगे प्रोनाउन, जिसको हम अरबी में कहते हैं दमायर। दमायर या जमायर, हम उर्दू में जमायर कहते हैं, अरबी में दमायर कहते हैं। ठीक है, दौद के साथ। नाउ हमने पढ़ा था कि अरबी जबान में दो किस्म के जमायर होते हैं, जमीर मुत्तसिल अटैच्ड और जमीर मुनफसिल डिटैच्ड। मुनफसिल हमने पहले पढ़ा था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और हमने देखा था वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, आप एक औरत, आप दो औरतें, आप सब औरतें, मैं और हम। ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया था जमीर मुनफसिल। जमीर मुनफसिल जो होता है वो हर हालत में पूरा टेबल, हुआ से लेकर नहनु तक, रफा हालत में होता है। यानी कि उस पूरे टेबल को हमने रफा कह दिया। रफा का मतलब वो डूअर होंगे, काम करने वाले, या फिर वो क्या होंगे? ओरिजिनल होंगे। ठीक है। फिर हमने देखा था हर अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल, मुत्तसिल यानी इत्तिसाल हो जाना, वसल हो जाना, मिल जाना। तो किसी ना किसी वर्ड से जुड़कर जब लिखा जाता है उसको, तो हम उसको जमीरे मुत्तसिल कह देते हैं। और उसको हमने याद किया था, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये नीना। उसका, उन दोनों का, उन सब का, उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का, आपका, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का, मेरा, मुझे, हमारा। ये हमने पढ़ लिया था, राइट। तो इसके अंदर आपने फिर इसका जो तर्जुमा किया, उसके बाद आपने देखा वो पूरा का पूरा टेबल नस्ब या जर है।
नस्ब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। पहला टेबल हुआ से लेकर नाहनु तक सारा का सारा 14 के 14 सीगे क्या है, रफा है। दूसरा टेबल सारा का सारा टेबल हु से लेकर ये ना तक सारे के सारे 14 अल्फाज नस्ब या जर हैं। नस्ब हो सकते हैं या जर हो सकते हैं। और नस्ब और जर की क्या पहचान होती है? नस्ब और जर क्या काम करते हैं? नस्ब जो हमेशा डिटेल देता है और जर जो हमेशा पोजेशन बताता है, मिल्कियत बताता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ उसकी पहचान हमने देख ली थी, उसका एसएनजीटी देख लिया था। अब एसएनजीटी हमने जमाइर का क्यों देखा? हालांकि हम तो इसम का एसएनजीटी देखते हैं। तो हमने आपको बताया था जमाइर चूंकि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो जमाइर भी नाउन ही होते हैं, यानी असल उनकी नाउन होती हैं, इस्म होते हैं। तो चूंकि जमाइर भी इस्म होते हैं, इसीलिए उनका एसएनजीटी होता है। और एसएनजीटी है तो जरूरी है कि उनको हम एसएनजीटी निकालें दोनों टेबल्स का। और दोनों टेबल में सिर्फ स्टेटस फर्क करता है, बाकी जेंडर, नंबर, टाइप सब एक जैसे होते हैं। दैट मीन्स जो इसका स्टेटस होगा, स्टेटस क्या होगा? हमने देख लिया कि पूरा पहला टेबल है जमीर मुनफसिल यानी डिटैच प्रोनाउन, हुआ हुमा हुम वाला जो टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल रफा होगा। और दूसरा पूरा टेबल नस्ब या जर होगा, यानी कि डिटैच के बाद अटैच प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन जो होंगे नस्ब या जर होंगे। अटैच प्रोनाउन नस्ब या जर दो ऑप्शन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो जिससे अटैच होते हैं उसकी सोबत में वैसे ही हो जाते हैं, इसीलिए नस्ब का भी हो जाएंगे या जर का भी हो जाएंगे अटैच प्रोनाउन। और रफा ये जो होते हैं, ये चूंकि किसी से अटैच नहीं होते, तो ये ओरिजिनल रहते हैं अपने आप में, इसीलिए वो रफा होते हैं। यानी कि या तो ओरिजिनल होंगे या फिर वो कैसे होंगे, या फिर वो डूअर होंगे, काम करने वाले होंगे। ठीक है, तो पहला टेबल पूरा का पूरा रफा, दूसरा टेबल नस्ब या जर। फिर हमने देखा था नंबर स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, यानी उनका नंबर तय कर दिया गया है, उनका जेंडर तय कर दिया गया है। हुआ को आप मेल ही कहेंगे, आप फीमेल नहीं कह सकते। हिया को आप फीमेल ही कहेंगे, मेल नहीं कह सकते। उसी तरह से हुआ को आप सिंगुलर ही कहेंगे, डुअल नहीं कह सकते। तो इनका नंबर और जेंडर तय कर दिया गया। और जितने भी जमायर होंगे, चाहे वो मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, सारे के सारे हमेशा मारिफा यानी खास होंगे। खास क्यों होंगे? क्योंकि खास चीजों की जगह पर आ रहा है। फातिमा एक खास है, इसमें अलम है। जब फातिमा की जगह कोई चीज लेगी तो वो भी खास ही होगी, इसीलिए फातिमा की जगह वो मुंबई में रहती है तो वो भी खास ही होगा। ठीक है, ये उसका एसएनजीटी भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि दो ऐसे होते हैं, दो नज्म होते हैं, दो जर्ग होते हैं। अगर ये नस्ब या जर हैं तो कभी नस्ब होंगे कभी जर होंगे, एक साथ दो स्टेटस नहीं हो सकते किसी भी इसम के या किसी भी जमीर के। तो कब नस्ब होंगे कब जर होंगे, ये हमने देख लिया था कि दो हालतों में नस्ब होंगे और दो हालतों में जर होंगे। तो दो कौन सी कंडीशन है, दो कौन सी शर्तें हैं जिसमें वो नस्ब होते हैं, और दो कौन सी कंडीशन या शर्तें हैं जिसमें वो जर होते हैं। तो दो दो को शर्तें वो हैं कि नस्ब कब होंगे। नस्ब ये जब होंगे, कौन? दूसरा टेबल जमीर मुत्तसिल, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना यानी ना, इन 14 में से या तो नस्ब होगा या जर होगा। तो कब ये नस्ब होंगे? दो हालतें हैं। एक तो या तो ये हरफे नस्ब के साथ जुड़ जाएं, तो बात बहुत आसान है, जब नस्ब के साथ जुड़े और ये सोबत का असर लेते हैं क्योंकि जुड़ जाते हैं जिससे उसी के से हो जाते हैं। तो हरफे नस्ब से जुड़े तो नस्ब हो गए, और हरफे जर से जुड़े तो जर हो गए। ये तो बहुत आसान बात है। याद कौन सी बात रखनी है कि ये इसम से जुड़ेंगे तो, और हर्फ से जुड़ेंगे तो क्या, सॉरी, इसम से जुड़ेंगे तो क्या कमाल करेंगे, और फेल से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे। जब फेल से जुड़ते हैं तो नस्ब हो जाते हैं, इसम से जुड़ते हैं तो जर हो जाते हैं। ठीक है, ये अभी जस्ट आपको सरसरी गुजरना है, या आप हर चीज को एक एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे आपको खुद याद हो जाएगा कि कभी ये नस्ब होंगे कभी ये जर होंगे। ठीक है,
बस अगर आपको याद रखना है तो सिंपल एक चीज याद रख, बाकी सब तो आपको पता है ही कि हरफ नस्ब से जुड़े तो नस्ब हो गए, हरफ जर से जुड़े तो जर से जुड़े, या फेल से जुड़े इसम याद रख लें या फेल याद रख लें। फेल याद रखते हैं तो इसम खुद ब खुद याद हो जाएगा, फेल से जुड़ेंगे तो ये नस्ब होंगे, डिटेल देंगे, और इसम से जुड़ेंगे तो मिल्कियत पोजेशन बनाएंगे तो ये जर होंगे। बस या तो इसम याद रख लें, इसम से जुड़े तो जर हैं, इसका मतलब फेल से जुड़े तो नज्म है। और अगर नस्ब याद रख लेते हैं फेल वाला तो फिर इसम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक याद रख ले बाकी आपको याद रह जाएगा। तो ये आज तक का रिवीजन है जो हमने 8 लेसन में पढ़ लिया था। आज जो हम लेसन शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है इदाफा। इदाफा जिसको हम पजेसिव कंपाउंड भी कहते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, किसी की मिल्कियत। ठीक है, तो मिल्कियत के बारे में आज पढ़ेंगे हम। या तो आप इसको मुरक्कब इजाफी भी कह सकते हैं, या आप उसको इदाफा भी कह सकते हैं, या आप उसको इदाफत भी कह सकते हैं। उर्दू में इदाफत भी कह सकते हैं, इजाफत हम उर्दू में पढ़ते हैं इजाफत। ठीक है, अब करने से जरा गौर कर लेते हैं। इदाफा द्वाद या फा दैफ, ये जो वर्ड बना है ना दैफ से बना है। दैफ का मतलब होता है जियाफत, आपने सुना होगा। जियाफत का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी, होस्टिंग। अब आप जब किसी और के घर में जाते हैं तो लोग आपकी मेहमान नवाजी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्ड जब किसी और वर्ड के पास जाता है तो वो वर्ड जो होता है उसकी जियाफत करता है, इदाफत करता है, यानी उसकी मेहमान नवाजी करता है। इसीलिए उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुरक्कब यानी दो लोग जब मिल गए तो मुरक्कब बना लिया, मुरक्कब यानी कंपाउंड बना लिया, और कंपाउंड जो होता है उसको मुरक्कब कहते हैं, और ये मुरक्कब इजाफी कहलाता है। अब वो कैसे बनता है, क्या बनता है, ये हम सिर्फ अभी आपको नाम का मीनिंग बता रहे हैं। जियाफत से बना है ये। जियाफत दैफ का मतलब होता है मेहमान। तो ये एक वर्ड दूसरे वर्ड की तरफ मेहमान की तरह जाता है और वो उसकी क्या करता है, मेहमान नवाजी करता है, इसीलिए उसको इदाफा कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट्स। सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द स्टेटस नंबर जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल इसम, यानी हमने एक एक इसम उठाया, उसका स्टेटस देखा, नंबर, जेंडर, टाइप, सब कुछ देखा। लेकिन अब चूंकि कुरान करीम में कोई एक एक वर्ड तो लिखा हुआ नहीं है कि एक वर्ड आपने अलग से पढ़ लिया उसका स्टेटस नंबर जेंडर निकाल लिया। हर वर्ड जो है एक दूसरे वर्ड से जुड़ा हुआ है, और अरबी जबान की ये भी मतलब एक मतलब एक यूनिकनेस है, एक जुदा खासियत है कि उसमें ना कोई फुल स्टॉप होता है, ना कॉमा होता है, ना बीच में गैप्स होते हैं, जिस तरह से इंग्लिश वर्ड के दरमियान में गैप होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि पता नहीं चल रहा होता कि नया वर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हमने इंडिविजुअल इसम नहीं पढ़ना है, कुरान करीम में सारे वर्ड जो है मुरक्कब यानी एक के पास एक करीब आकर पढ़े जाएंगे। तो हमारा जो पहला स्टेज था, पहला लेवल था, लेवल 1। लेवल 1 ये था कि हम एक एक लफ्ज लेते और उसका एसएनजीटी पता करते। लेकिन अब हमने एक एक लफ्ज नहीं लेना, अब थोड़ी तरक्की करनी है, अब थोड़ा आगे बढ़ना है। अब हम जूनियर केजी से सीनियर केजी में आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक की बजाय दो दो लफ्ज लेंगे, और दो दो लफ्ज के अंदर आपस में क्या ताल्लुक बनता है, क्या राब्ता होता है, क्या रिलेशनशिप होती है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। और उसी में पहली रिलेशनशिप हम इदाफा देख रहे हैं। ऐसी 5 रिलेशनशिप हमने देखनी है। जब एक लफ्ज दूसरे के पास आता है तो किस तरीके से वो उससे ताल्लुक कायम करता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला स्टेटस, पहला लेवल तो मुकम्मल कर लिया, जिसके अंदर हमने एक एक लफ्ज को पढ़ा है। ठीक है, और उसका पूरी डिटेल देख ली। अब हम अरबी ग्रामर के दूसरे लेवल पर आते हैं। दूसरे लेवल में यानी हम क्या करेंगे कि हम एक के बजाय दो दो लफ्जों को पढ़ेंगे। अब जब एक एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के पास आता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है फ्रेज बनाता है। ठीक है, फ्रेज बनाता है, यानी जब एक लफ्ज को कहा जाता है मुफरद। मुफरद यानी फर्द फर्द, इंडिविजुअल। तो एक लफ्ज मुफरद होता है, और जब उसको किसी दूसरे लफ्ज के पास बिठा दिया जाता है तो क्या कर लेता है, वो उससे ताल्लुक कायम कर लेता है, उससे एक रिलेशनशिप बना लेता है। जब दोनों रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो कहलाता है मुरक्कब।
मुरक्कब यानी कंपाउंड, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है, और फिर सिंगल दो सिंगल मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, मुरक्कब बन जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज से हम मुरक्कब पढ़ेंगे, यानी इंडिविजुअल की बजाय डबल डबल लफ्जों को एक साथ पढ़ेंगे। अब अरबी जुबान में जो फ्रेजेस होते हैं, जो मुरक्कबात होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के क्या कौन से होते हैं कि एक तो होता है मुकम्मल मुरक्कब और एक होता है अधूरा मुरक्कब। मुकम्मल मुरक्कब मुरक्कब को कहा जाता है मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे ताम, ताम यानी पूरा तमाम होने वाला, मुकम्मल होने वाला। और एक होता है मुरक्कबे नाकिस। नाकिस मतलब जिसमें नुक्स है, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अधूरा जुमला है, तो मुरक्कबे ताम होगा और मुरक्कबे नाकिस होगा, ठीक है। या आप उसको जुमला तो ताम और जुमला तो नाकिस भी कह सकते हैं। जुमला ताम मुकम्मल जुमला, जुमला नाकिस अधूरा जुमला, ठीक है। और इसको अरबी जबान में सेंटेंस या फ्रेगमेंट कहते हैं। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को सेंटेंस या फ्रेगमेंट कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं जो पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और जो अधूरा अधूरा रह गया है जो अधूरा रह गया उसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। अभी हम सारी चीजों की डेफिनेशन देख लेंगे। अभी जस्ट हम आपको टाइप्स बता रहे हैं कि अरबी जबान में दो किस्म के मुरक्कब, दो किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड और एक होता है इनकम्प्लीट कंपाउंड। जो कंप्लीट कंपाउंड होता है उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, या अरबी जबान में उसको मुरक्कब ताम कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। और जो दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंपाउंड, इनकम्प्लीट जो अभी अधूरा है, उसको हम मुरक्कब नाकिस भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं। फ्रेगमेंट आपको पता है ना, टुकड़े को कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये नाम थे दोनों के। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी 5 टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स इंक्लूडिंग हर्फ, ठीक है। अब यहाँ से हमने 5 किस्म की फ्रेगमेंट्स पढ़नी है। नाउ फ्रेगमेंट्स, व्हाट इज फ्रेगमेंट्स, अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं मुरक्कबात, यानी दो लफ्ज जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो कौन कौन सी रिलेशनशिप कायम करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का नाम है इदाफा, ठीक है। इदाफा, जिस फ्रेगमेंट या मुरक्कब नाकिस की हम बात कर रहे हैं या जुमला नाकिस की, वो पहला है इदाफा। इदाफत, इदाफा, ठीक है। उसको इदाफत या इजाफा कह सकते हैं। अब वो क्या है वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। फिर दूसरा, ये नाम सिर्फ हम आपको बता रहे हैं ताकि जब आपके सामने आए तो आपको पता हो कि हम फ्रेगमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरा है हरफे जर। तीसरा है हरफे नज्ब। हरफे नज्ब को आप हरफे मुशब्बा बिल फेल भी पुकार सकते हैं प्यार से। उसके बहुत सारे नाम है, हरफे मुशब्बा बिल फेल भी आप कह सकते हैं, या आप उसको हरफे नज्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हरफे जर, और तीसरा है हरफे नस्ब या मुशब्बा बिल फेल, और चौथा है मौसूफ सिफत, और पांचवा है इसमें इशारा। इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव, और जो भी है नाम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो सबको पढ़ेंगे। अभी आप याद रखें कि आप 5 हमने फ्रेगमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, अब हम फ्रेगमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। मुरक्कबात किसे कहते हैं, मुरक्कबात किसे कहते हैं हम उसको देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेगमेंट। मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम में क्या फर्क है। अब वो क्या फर्क है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, यानी सेंटेंस की अब हम डेफिनेशन देखते हैं, यानी तारीफ क्या है मुरक्कब ताम की, कैसे पहचाने ये मुरक्कब ताम है। तो इसमें क्या कहा गया है, a sentence is a set of words that provides or deliver the complete idea। ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के पास आते हैं और दोनों के पास आने की वजह से कुछ ना कुछ बात पूरी मुकम्मल लोगों को पता चल जाए, जिसकी वजह से आपको कोई एक थॉट आ जाए, कोई फैक्ट मिल जाए, और कोई आइडिया मिल जाए, कोई ओपिनियन मिल जाए, और बात पूरी मुकम्मल हो जाए, अधूरी ना रहे। तो अगर अधूरी नहीं रहती है तो आप उसको सेंटेंस कहेंगे, मुरक्कबे ताम कहेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, ये किताब है। तो जब आप कहते हैं ना ये किताब है, तो बात पूरी हो जाती है। अब गुंजाइश नहीं है इसके अंदर कोई और सवाल किया जाए, बात पूरी मुकम्मल है। हाँ, और भी सवाल किए जा सकते हैं लेकिन इस जुमले के अंदर नहीं। ये जुमला पूरा हो चुका, ये किताब है, दिस इज अ बुक। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा सेंटेंस या मुरक्कबे ताम, या मुरक्कबे ताम कहा जाएगा, या जुमला ताम कहा जाएगा। While a fragment provides an incomplete idea or thought, for example this book, यानी जो फ्रेगमेंट होता है, सेंटेंस हमने पढ़ लिया जो बात को पूरी कर देता है और सुनने वाला कोई सवाल नहीं करता। अब फ्रेगमेंट कौन सी होती है कि जब आप कहेंगे तो सुनने वाला सवाल करेगा कि भाई और आगे बोलो, ये बात तो अधूरी है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये किताब, अब जैसे ही हम कहेंगे ये किताब, तो आपके जहन में बात उठेगी कि हाँ भाई ये किताब तो क्या, ये किताब रखी है, ये किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब चाहिए, ये किताब रखना है, जो भी। तो ये किताब बोलने से बात नहीं जाहिर होती, तो ये किताब बोलने से बात अधूरी रहती है। और जहां बात अधूरी रह जाए, हालांकि वर्ड्स जो हैं काफी सारे यूज किए हमने, दो वर्ड यूज कर लिए ना, ये और किताब, दो वर्ड यूज कर लिए, फिर भी हम कह रहे हैं कि जुमला अधूरा है। तो जहां भी जुमला अधूरा हो जाए, तो आप कहेंगे उसको मुरक्कबे नाकिस, या फिर जुमलाए नाकिस, या फिर आप कहेंगे उसको फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट, ठीक है। फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है कि एक बड़ी चीज में से छोटा सा हिस्सा निकालना। तो सेंटेंस पूरी बड़ी चीज है, उसके अंदर से छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हैं हम, तो उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे। ठीक है, जहां बात अधूरी रह जाए वो फ्रेगमेंट, जहां बात पूरी हो जाए वो सेंटेंस। फ्रेगमेंट इज समथिंग मोर देन वर्ड बट लेस देन सेंटेंस। यानी मोर देन वर्ड लेस देन सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि फ्रेगमेंट बन ही नहीं सकती, मुरक्कब बन ही नहीं सकता जब तक कि कम से कम दो लफ्ज एक दूसरे के सामने आ जाए। तो फ्रेगमेंट कहा गया है कि उस चीज में जो कि fragment is something more than a word but less than a sentence. मोर देन अ वर्ड यानी एक से ज्यादा होंगे, दो हो चाहे तीन हो, और लेस देन सेंटेंस, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, अधूरी बात रहेगी। तो सेंटेंस है अधूरी बात है ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं लेस देन सेंटेंस। दो बातें हैं फ्रेगमेंट के अंदर, एक तो ये कि एक से ज्यादा लफ्ज होंगे, दूसरी बात ये कि बात भी पूरी नहीं होगी। लफ्ज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि बात पूरी हो जाए। अगर हम यूं कहें ये कुतुब मीनार दिल्ली, तो अब आप बात अधूरी रह गई ना। तो क्या आप पूछेंगे, तो क्या ये कुतुब मीनार कहते ही आपने सवाल करना होगा कि क्या आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। हमने लफ्ज कितने इस्तेमाल किए, ये कुतुब मीनार, ठीक है, ये कुतुब मीनार, तीन अल्फाज हो गए, लेकिन तीन अल्फाज के बावजूद भी बात पूरी नहीं हो रही है, तो इसको कहा जाएगा फ्रेगमेंट। तो चाहे जितने भी अल्फाज इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बात अधूरी रह जाए, तो आप उसको जुमला नाकिस ही कहेंगे। आप सेंटेंस की लेंथ देखकर नहीं कहेंगे कि अरे ये तो जुमला पूरा हो गया, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है। तो लंबा होना मैटर नहीं करता, पूरा होना मैटर करता है। पूरा है तो सेंटेंस है, जुमला ताम है, अधूरा है तो जुमला नाकिस है, यानी फ्रेगमेंट है। आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। अब हम आते हैं असल लेसन की जानिब, यानी किस चीज की जानिब, इदाफा की तरफ। इदाफा, एक वर्ड भी आइडिया दे देता है लेकिन बात पूरी नहीं होती। आइडिया मेन नहीं है, बात का पूरा होना और ना पूरा होना मेन है। पूरा हो जाएगा तो आप सेंटेंस कह लें, पूरा ना हो तो आप उसे फ्रेगमेंट कहें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इदाफा है क्या, और इदाफा कहीं और भी होता है या सिर्फ अरबी जबान में होता है। तो ऐसा नहीं है, इदाफा हर लैंग्वेज में होता है। इदाफा यानी पजेसिव कंपाउंड आप कह लें, इदाफा कह लें, इदाफत कह लें, इजाफत कह लें, या पजेसिव कंपाउंड कह लें, या मुरक्कब इजाफी कह लें, सब एक ही नाम है।
ठीक है। अब इदाफा हर जबान में होता है, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है। हर जबान को हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू काफी है। इंग्लिश में देखे इदाफा कैसे पहचानते हैं। इदाफा की इंग्लिश में ये पहचान है कि उसके अंदर या तो ऑफ आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें बुक ऑफ जैद, बुक ऑफ जैद, ऑफ लगते ही पता चल गया ये इदाफा है। उसी तरह से या तो ऑप्शन होगा अपोस्ट्रोफी एस का, अपोस्ट्रोफी एस यानी जैद बुक, जैद की किताब। अब इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इदाफा का एग्जाम्पल है इंग्लिश में। फिर एक होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन भी इदाफा के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हिज बुक, देयर बुक, हर बुक, माई बुक। तो ये देयर, हिज, माई, ये सभी इदाफा में ही जाने वाले हैं। तो इंग्लिश में 3 इदाफा के तरीके हैं, या तो एस लगा दिया जाए, या अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए एंड में, या फिर आप क्या करें कि उसको प्रोनाउंस के साथ जोड़ दें, हिज बुक, देयर बुक, योर बुक, ठीक है। तो ये इदाफा हो गया इंग्लिश में। अब हम आते हैं उर्दू में। इदाफा, क्या उर्दू में भी इजाफा होता है? हाँ जी, उर्दू में भी इजाफा होता है। उर्दू में इजाफा की पहचान अलग है। उर्दू में इजाफा या तो काकी के साथ होते हैं या रारी रे के साथ होते हैं। काकी के यानी जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका घर, तो ये का की के ऑफ आने से पता चल जाएगा ये इदाफा है, ठीक है। जैद का घर, आपकी किताब, फिर सब के रसूल के, ठीक है। तो ये मुरक्कबे इजाफी हो गई इंग्लिश, उर्दू में काकी के साथ। या उर्दू में दूसरा तरीका ये है कि आप उसको रारी रे के साथ जोड़ दें। रारी रे के साथ कैसे, मेरा घर, मेरा, रा, मेरा घर, तुम्हारी किताब, तुम्हारे रसूल। तो ये क्या हो गया, उर्दू में भी पहचान हो गई हमें मुरक्कबे इजाफी की के, काकी के लगाती है या फिर रॉरी रे लगाती है। और इंग्लिश में क्या पहचान है कि या तो वो ऑफ के साथ होंगे, या अपोस्ट्रोफी एस के साथ होंगे, या फिर प्रोनाउंस के साथ होंगे। तो ये मुरक्कबे इजाफी है। चलिए अब हम इंग्लिश और उर्दू का जायजा ले लिया। अब हम आते हैं अरबी जबान की तरफ। अरबी जबान में बस 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम इदाफा अरबी जबान में देखेंगे, ठीक है। अरबी जबान में कैसे होता है इदाफा। Arabic language does not have the word of, instead it uses a special construction of words called idafa which indicates possessive case in English. अब देखें, अभी हमने देखा कि इंग्लिश में हमने क्या किया, ऑफ लगा दिया। उर्दू में हमने काकी के रॉरी रे लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, प्रोनाउंस लगा दिए। तो हमें पता चल गया ये इदाफा है, क्योंकि पहचान है ना वहां पर मौजूद। लेकिन अरबी जबान में कोई पहचान मौजूद ही नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि अरबी जबान में ना ऑफ होता है, ना काकी के होता है, ना रारी रे होता है, और ना अपोस्ट्रोफी होता है, एस होता है। तो जब ये चीज है ही नहीं, तो अब हम कैसे पहचाने कि ये इदाफा है। तो उसको पहचान एक्चुअली में उसको बनाने का एक तरीका है, यानी 2 ही लफ्जों से 3 लफ्ज बन जाते हैं। 3 लफ्ज कैसे, कि अगर हम कह रहे हैं जैद की कार, कार ऑफ जैद, तो देखिए कार ऑफ या का की के दूसरा लफ्ज, और कार जो है तीसरा लफ्ज है, और जैद, जैद की कार, 3 अल्फाज हो गए। लेकिन अरबी जबान में सिर्फ 2 ही अल्फाज से इदाफा बन जाता है, यानी 2 लफ्ज होंगे, 2 वर्ड होंगे, और आपका इदाफा बन जाएगा। तो अब वो कैसे बनेगा, वो जेर जबर पेश जो लगता है हमारा, जो दम्मा फतहा कसरा, उन तमाम कंस्ट्रक्शंस के जरिए से, उन तमाम इनपुट्स के जरिए से क्या होगा, ये हमारा इदाफा बनेगा। इससे क्या बात समझ आ रही है, अरबी जबान में कोई चीज बेमानी नहीं है। हत्ता के आपका जो जबर जेर पेश गम्मा फतहा कसरा है, वो भी बेमानी नहीं होता है।
اوکے تو یہاں پر ہم اس کا استعمال کریں گے, اس طریقے سے ہم دو لفظوں سے اضافہ بنائیں گے اور خود بخود آف کا ٹرانسلیشن اس میں موجود, مطلب آپ پالیں گے یا کاکی کے اس میں خود بخود جنریٹ ہو جائے گا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اضافہ از میڈ اپ آف ٹو کمپونیٹس. اب چونکہ دو لفظ ہیں, منیمم دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں اضافہ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اضافہ میں جو آپ کے دو لفظ ہیں اس میں سے پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں, مضاف الیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مضاف اور مضاف الیہ. اور اگر ہم اس کا بیسک فارمولا بنائیں جیسے انگلش یا اردو میں تو کیا ہوگا, ڈیش آف ڈیش, آف بیچ میں ہم نے لے کر آنا ہے دو لفظوں کو قریب لا کر اس کے اندر زیر زبر پہ جو بھی تبدیلیاں کرنی ہے اس کے ذریعے سے. یعنی اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں ڈیش کی ڈیش یا ڈیش کا ڈیش, ڈیش کے ڈیش, تو کا کی کے آ جائے گا اور دو لفظ آپس میں ایک آگے پیچھے لگیں گے اور بیچ میں کا کی کے یا آف آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آف ہم نے لے کر آنا ہے, عربی زبان میں یہ ہوگا نہیں, ہم خود لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, بنا کر لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ناؤ یہ ہے آپ کا اضافہ بنانے کا طریقہ. ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلا لفظ ہوگا آپ کا کہلائے گا مضاف, دوسرا لفظ آپ کا کہلائے گا مضاف الیہ, اور پھر اس کے اندر ان دونوں کو جب آپ ملا دیں گے تو آپ کا یہ کیا بن جائے گا, اضافہ, یعنی پوزیسو کمپاؤنڈ بن جائے گا. اضافہ پوزیسو کمپاؤنڈ یا مرکب اضافی بنے گا. دو لفظ ہیں, نو تھرڈ ورڈ, یہاں پر مضاف ہوگا پلس مضاف الیہ ہوگا تو دونوں مل کر اضافہ بنا دیں گے, ٹھیک ہے. اب مضاف کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں possessed, possessed, اور مضاف الیہ کو آپ کہہ سکتے ہیں possessor, possessor یعنی جس نے دعوت پر بلایا ہے, اور possessed جو آیا ہے دعوت پر, مہمان کو آپ possessed کہہ لیں اور جو دعوت پر بلانے والا ہے وہ ہے possessor, ٹھیک ہے. تو جیسے زید کا گھر, تو زید جو ہے مطلب ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں. پہلے آپ اس کو یاد رکھیں, possessor یعنی کہ جو مہمان نواز, ہوسٹ ہے, جو ضیافت کر رہا ہے وہ, اور جو مہمان ہے آیا والا گیسٹ ہے وہ ہے possessed, ٹھیک ہے. تو possessed جو گیسٹ ہے اس کو آپ کہیں گے مضاف الیہ, اور جو آیا جو جس کا گھر ہے وہ ہوگا مضاف, سوری مضاف الیہ جو ہے possessor ہے اور مضاف جو ہے possessed. نام بھی چھوٹا ہے اور نام بڑا ہے نا, اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں, مضاف الیہ possessor اور مضاف possessed. ناؤ ایک ایگزامپل اگر ہم نے لیا ہے انگلش میں, بک آف اللہ, بک آف اللہ یا اللہ کی کتاب. اب چونکہ عربی زبان میں ہمارے پاس آف نہیں ہے, ٹھیک ہے, آف نہیں ہے, تو ہمارے پاس صرف دو ورڈ ہوں گے, اللہ کتاب, بک اللہ, ٹھیک ہے, بیچ میں نو آف, نو کاکی کے, یہ نہیں ہوگا. تو اللہ اور کتاب کو ایسے جوڑیں کہ اس کے اندر کاکی کے خود بخود آ جائے. اب وہ کیسے جوڑیں گے, سب سے پہلے چیز جو اس کے اندر یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی اسم ہوں گے, کبھی بھی یہ فعل نہیں ہوں گے, ورب نہیں ہوں گے, حرف نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے, دونوں اسم ہوں گے. اب ہم نے آپ کو کہا ہے جہاں آپ نے اسم کا نام سننا ہے آپ کو پہلی فرصت میں اس کے چاروں ہاتھ پیر جوڑ دینے ہیں. وہ کیا ہے, ایس این جی ٹی, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ, عدد, جنس, اعراب اور وسعت, یہ چاروں ہوں گے اس کے پاس. اب چونکہ دونوں ہی اسم ہیں, دونوں ہی ناؤن ہے, تو دونوں کا اپنا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا, کوئی دوسرے سے کلیش نہیں کرے گا, دونوں اپنے اپنے ایس این جی ٹی رکھتے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ دونوں اسم ہے, مضاف اور مضاف الیہ. اب چونکہ دونوں اسم ہے, دونوں ناؤن ہے, تو دونوں کا اپنا ایس این جی ٹی ہے, دونوں کا اپنا کیا ہے, جو اس کا ایس این جی ٹی, جنس, جنس, عدد, نمبر, نمبر اور پھر جینڈر یعنی کہ اس کی جنس,
اور عدد اور اعراب اور وسعت ہوگی دونوں کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ، کیونکہ ہر اسم کو ہم نے دیکھا تھا، ہر ناؤن کو ایک ایک ورڈ کو اٹھا کر دیکھا تھا کہ وہ دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ہاتھ پیر الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سب سے اہم آپ لوگوں کو نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا، یعنی اللہ اور بک آف اللہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کتاب، تو اللہ کا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا، یعنی ورڈ اللہ کا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا اور بک کا بھی اپنا ایس این جی ٹی الگ ہوگا۔ اب کنڈیشن کیا ہے، شرطیں کیا ہیں؟ چار شرطیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ پورا کا پورا مرکب اضافی یعنی کہ اضافہ بنا سکتے ہیں۔ بہت سمپل شرطیں ہیں، بہت ہی سمپل، کیونکہ آپ یہ شرطیں پہلے آپ بنا چکے ہیں، پڑھ آئے ہیں، یہ شرطیں لاگو کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور دونوں لفظوں کی انڈیویجول الگ الگ شرطیں ہیں، اپنی ایک کنڈیشن رکھتا ہے مضاف، مضاف الیہ کی اپنی کنڈیشن ہے، اور دونوں کی اکٹھا ملا کر الگ شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ تو مضاف کی دو کنڈیشن ہے، دو شرطیں ہیں، کہتا ہے کہ یہ دو شرطیں مان لو گے تو میں مضاف بن جاؤں گا۔ مضاف الیہ کہتا ہے میری ایک ہی شرط ہے اور ایک شرط مان لو گے تو میں مضاف الیہ بن جاؤں گا۔ پھر دونوں کی اکٹھی ایک شرط ہے، وہ دونوں اکٹھی شرطیں مان لو گے تو ہم دونوں مل کر اضافہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کون سی شرط ہے؟ مضاف نے اپنی شرط رکھ دی، پوزیسڈ نے اپنی شرط رکھ دی۔ وہ شرط کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی لائٹ، اٹ شوڈ بی لائٹ۔ لائٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر نون ساؤنڈ قطعی نہیں ہونا چاہیے، وہ نون کی ساؤنڈ کو قبول ہی نہیں کرے گا، نہ نون کے فارم میں نہ تنوین کے فارم میں، نہ اس کے اوپر تنوین لگائی جائے نہ اس کے آخر میں نون لگایا جائے۔ دیٹ مینس جتنے بھی ورڈ آپ نے پڑھے تھے جو مسلم ٹیبل مسلمتن ٹیبل، اس کو آپ نے لائٹ بنایا تھا، ہلکا کیا تھا، ہلکا کرنے کے لیے آپ نے نون کی ساؤنڈ ہٹا دی تھی، تو نون کی ساؤنڈ اس کی ہٹا دیں۔ تو اٹ شوڈ بی لائٹ اینڈ اٹ شوڈ بی وداؤٹ ال، یعنی اس کو ال بھی نہیں چاہیے، اس کو تنوین بھی نہیں چاہیے، اس کو نون بھی نہیں چاہیے، ادھورا سدھورا رہنا چاہتا ہے یہ، اس کو نہیں چاہیے کوئی بھی۔ یہ کہتا ہے مجھے نہ نون ساؤنڈ دو نہ مجھے ال دو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو نہ ہی یہ نون ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا، یعنی یہ لائٹ ہوگا، اور یہ ال کے بغیر ہوگا۔ آپ کبھی بھی مضاف پر ال نہیں داخل کر سکتے، اگر آپ نے مضاف پر ال لگا دیا تو وہ مضاف رہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لائٹ ہو اور وداؤٹ ال ہو، لائٹ ہلکا ہونا چاہیے اور ال کے بغیر ہونا چاہیے۔ اگر اس کی یہ دو شرطیں مان لی جائیں تو یہ مضاف بن جاتا ہے۔ ناؤ مضاف الیہ کیا کہتا ہے؟ مضاف الیہ کہتا ہے مجھے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں، میری صرف ایک شرط ہے کہ مجھے جر میں کر دو، مجھے نصب یا جر یا نصب یا پھر رفع میں مت کرنا، مجھے صرف جر بنا دو، میں مضاف الیہ بن جاؤں گا۔ تو اس کو آپ جر میں کر دیں تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ اب دونوں کی ایک ساتھ اکٹھی کیا شرطیں ہیں؟ دونوں کی ایک ساتھ اکٹھی یہ شرطیں ہیں کہ یہ دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کو بالکل پاس پاس بٹھا دو، ہمارے درمیان کوئی نہیں آنا چاہیے، یعنی میں مضاف ہوں، دوسرا کہے گا میں مضاف الیہ ہوں، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ اگر تیسرا آیا تو ہم مضاف الیہ نہیں بنیں گے، مرکب اضافی نہیں بننے والے۔ تو ان دونوں کے دونوں لفظوں کے درمیان کوئی بھی تیسرا نہیں آ سکتا، اور یہ شرط ہے ان کی، اگر یہ شرط نہ مانی جائے تو وہ اضافہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا چار شرطیں ہیں؟ پہلے مضاف کی شرطیں، دو شرطیں ہیں کہ یہ لائٹ ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے، وداؤٹ ال ہونا چاہیے، اس میں ال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا شرط ہے؟ سمپل شرط یوں یاد رکھیں، لائٹ وداؤٹ ال، لائٹ ہلکا بغیر ال کے، ہلکا بغیر ال کے۔ پھر مضاف الیہ کی دوسری شرط ہے کہ میں کیا ہوں؟ جر سٹیٹس میں رہوں، میں اور کوئی سٹیٹس میں نہ رہوں، میں جر میں رہوں۔ دونوں کی اکٹھی ایک ساتھ شرط ہے کہ دونوں کو الگ نہ کیا جائے، دونوں کو ایک ساتھ آپس میں بٹھا دیا جائے، پاس پاس بٹھا دیا جائے، اگر دونوں ایک ساتھ ہوں گے تبھی وہ اضافہ بنائیں گے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو شرطیں سمجھ آ گئی ہوں گی، انشاءاللہ ہم اس کو بنانے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ ایک بات جو بہت چھوٹی سی ہے اور سمپل ہے اور بہت اہم ہے۔ اہم بات کیا ہے؟ مضاف کی اعرابی حالت چاہے جو ہو،
کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ رفع ہو، چاہے نصب ہو، چاہے جر ہو. ہم نے مضاف الیہ کی شرط بتائی ہے کہ جر ہونا چاہیے، مضاف کی شرط نہیں بتائی ہے کہ نصب ہو یا جر ہو یا کوئی بھی ہو. تو جو چاہے آپ اس کو بنا دیں، نصب بنا دیں، جر بنا دیں، ٹھیک ہے، وہ رفع بنا دیں، کیونکہ ان کی شرط ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سٹیٹس چاہیے. ٹھیک ہے، تو مضاف یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا یا رفع ہوگا، تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ جر ہونا چاہیے البتہ، چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مضاف کی اعرابی حالت کوئی بھی ہو سکتی ہے رفع، نصب یا جر، چاہے وہ رفع ہو، چاہے وہ نصب ہو، چاہے جر ہو، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہونا چاہیے. پھر مرکب اضافی بنانے کے لیے ان تمام شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مضاف کی پوری ہو گئی تو بن گیا، مضاف الیہ کی پوری ہو گئی کنڈیشن تو بن گیا، یا دونوں میں سے کسی ایک کی کنڈیشن نہیں پوری ہوئی تو بن گیا. ایسا نہیں ہے، چاروں ہو یا تو نہ ہو، چاروں ہی ہونا چاہیے کنڈیشن پوری، تو وہ اضافہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ سننے میں بڑا ٹف سا لگ رہا ہے، ابھی آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے سچ ایزی کمپاؤنڈ، بہت ہی ایزی مرکب ہے، اور دو لفظوں کو ارینج کرتے ہی آپ کو آف کا ترجمہ خود بخود مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم ایگزامپل کے تھرو، ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم. اگر ہم کہتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیں بنانا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو بنانا ہے مضاف اور مضاف الیہ، اور کی کا ترجمہ ہمیں لانا ہے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب، تو آپ کو کیا لگتا ہے پوزیسر کیا ہوگا اور پوزیس کیا ہوگا؟ پوزیسر ہوگا اللہ اور کتاب ہوگی پوزیسڈ. ٹھیک ہے، تو وہ بن جائے گا اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب یہ اللہ کی ملکیت ہے. کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے. تو اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کیا بننے والے ہیں؟ مضاف، سوری، اللہ بنے گا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور کتاب بن جائے گی مضاف. تو اب ہم نے کتاب کو مضاف بنانا ہے اور اللہ ورڈ کو مضاف الیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب، تو اللہ کی کتاب. اچھا، سمپل ٹرک یاد رکھیں کہ بک آف اللہ انگلش میں جب آپ کہیں گے تو جو پہلا ورڈ ہے وہی پہلا ورڈ رہے گا، اور جو دوسرا ورڈ ہے وہ دوسرا ورڈ ہی رہے گا. اس کا مطلب پہلے مضاف آتا ہے، دوسرا مضاف الیہ آتا ہے. بک آف اللہ، کار آف زید، تو آپ پہلے کار کو مضاف بنائیں گے اور زید کو مضاف الیہ بنائیں گے انگلش میں. لیکن اردو میں الٹی ہو جاتی ہے تھوڑی ترتیب. بک آف اللہ، اللہ کی کتاب، تو آپ اللہ کی کتاب، تو کتاب کو آپ مضاف بنائیں گے اور اللہ کو آپ مضاف الیہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں انگلش میں آپ سیدھا چلیں گے بالکل. بک اگر کہا ہے پہلے تو بک ہی مضاف بنے گا، اللہ اگر کہا ہے بعد میں تو اللہ ہی مضاف الیہ بنے گا، ورڈ اللہ مضاف الیہ بنے گا. لیکن انگلش کی بجائے اردو میں، اگر اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو الٹا ترجمہ آپ کر دیتے ہیں، اللہ کی کتاب، حالانکہ کتاب پہلے ہوگا اللہ بعد میں ہوگا، اسٹل آپ اللہ کی کتاب ہی لکھیں گے، اللہ کی کتاب کو الٹا ہی لکھیں گے عربی زبان میں، اور اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت بالکل پراپر کریں گے. اب دیکھیں ہم نے کیا کہا، بک آف اللہ نا، تو بک کو ہم بنانے چلے ہیں مضاف، اور اللہ کو بنانے لگے ہیں، اللہ ورڈ کو بنانے لگے ہیں مضاف الیہ. تو اب ہم بناتے ہیں کتاب کو مضاف. اب مضاف کی شرطیں یاد کریں. مضاف کی کیا شرط تھی؟ مضاف کی شرط تھی کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے اور ال کے بغیر ہونا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جب بورن ہوتا ہے تو وہ رفع کے ساتھ بورن ہوتا ہے. تو اگر وہ ورڈ بورن ہوا ہے کتاب، تو وہ صرف کتاب نہیں ہے، وہ کتابن بورن ہوا تھا، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے، تو وہ کتابن بورن ہوا تھا. اب آپ اس کو لائٹ کریں اور ال ہٹا دیں. اگر آپ اس کو تنوین ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابن میں سے تنوین ہٹاتے ہیں تو ایک حرکت ہٹ جاتی ہے اور ال لگ جاتا ہے، تو یہ لائٹ نہیں ہے، اب یہ ال لگا ہوا ہے.
ال لگا ہوا ہے تو آپ کو ال کو بھی ہٹا دینا ہے. ال ہٹا دیں گے تو کتابو بن گیا. تو اگر ہم اس پر غور کریں کتابو پر, تو تنوین جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے. تنوین کو ہٹا دینے سے ورڈ لائٹ ہو جاتا ہے, لیکن تنوین ہٹاؤ تو ال لگ جاتا ہے. تو ال لگ گیا بھائی, ال لگ گیا تو ال کو بھی ہٹانا پڑے گا, کیونکہ ہم نے مضاف بنانا ہے, اور مضاف نہ ہی ہیوی ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ال کو لیتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, کتابن سے الکتابو بنایا, الکتابو سے بھی ال نکال دیا تو وہ بن گیا کتابو. کتابو, صرف کتابو, ناٹ بن, کتابو. ٹھیک ہے, یہ بن گیا ہمارا مضاف. مضاف بن کے تیار کھڑا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ کیا ہے, بک آف اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ. دا ورڈ اللہ از مضاف الیہ. تو مضاف الیہ بنانے کی ایک شرط ہے, آپ اس کو جر کر دیں. تو اگر ہم لیتے ہیں اللہ, تو اللہ تو رفع ہے. اگر ہم لیتے ہیں اللہ تو یہ تو نصب ہے, اور اگر ہم لیتے ہیں اللہ ہی تو یہ تو جر ہے. ٹھیک ہے, تو کون سا لیں گے ہم, اللہ ہی لیں گے. اللہ ہی لیں گے کیونکہ جر اسٹیٹس میں چاہیے مضاف الیہ. ناؤ ہمیں پتا چل گیا کہ مضاف جو ہے کتابو ہے, اور اللہ ہی جو ہے جر اسٹیٹس میں مضاف الیہ بن کر بیٹھا ہوا ہے. اب سمپل بس آپ کو دونوں کو قریب لے آنا ہے. دونوں کو قریب لے آئیں, پہلے مضاف رکھ دیں اور دوسرا مضاف الیہ رکھ دیں, تو کیا بن جائے گا, کتاب اللہ. کتابو اللہ یا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. یہ کی خود بخود آ گیا, ورڈ آف اللہ, یہ آف خود بخود آ گیا. کیوں آ گیا, کیونکہ آپ نے چاروں شرطیں ان سے منوا لی. آپ نے کتاب کو لائٹ کیا اور ال کے بغیر کر دیا, تو کتابو بن گیا وہ. اللہ ہی کو آپ نے جر میں کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے پاس بٹھا دیا, کتاب اللہ ہی. یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں. اب چونکہ یہاں پر کاکی کے نہیں لکھا ہوا, اسٹل آپ اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب, کیونکہ ان دونوں نے وہ چاروں شرطیں پوری کری ہیں. اللہ کی کتاب. اب یہ ہو گیا کیسے ہم بنائیں گے, ٹھیک ہے, اضافہ. پہلے آپ اس کو مضاف کو دیکھ لیں گے, پھر مضاف الیہ کو الگ سے بنا لیں گے, پھر دونوں کو بازو بازو میں رکھ دیں گے, تو بن جائے گا اضافہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے جس کو آپ سب لوگ غور کریں. Sometimes situation could arise where the first word is mudaf, but the next word could be nasb or jar. ٹھیک ہے, کیا کہا ہم نے کہ یہ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر جس کو آپ نے مضاف الیہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ یا تو نظم میں ہوگا یا جر میں ہوگا, کیونکہ ہم اکیلا ورڈ ہوتا ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ نظم ہے یا جر ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم, ابراہیما, ابراہیما. اگر ہم سمپل صرف ابراہیما کہہ دیں تو آپ نہیں پہچان پائیں گے یہ نظم ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ دیکھیں کہ مضاف جو ہے پوری شرطیں کر کے بیٹھا ہوا ہے, مضاف الیہ جو ہے نصب یا جر میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اور چوتھی جو شرط ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں, تو یہ تین شرطیں تو مان لی گئی, پراپر ہو گئی, مضاف ہمارا پراپر ہو گیا, دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے. لیکن چونکہ ہمیں چاہیے تھا صرف جر, اور یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ نصب ہے یا جر. تو جب ایسی کوئی کنڈیشن آئے جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ مضاف الیہ نصب یا جر ہے اور باقی تین شرطیں پوری ہوتی دکھائی دیں, تو جب تین شرطیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی تو آپ کو پتا ہے میجورٹی آلویز ونس. میجورٹی ہو گئی, وہ زیادہ شرطیں پوری ہو گئی, تین شرطیں پوری ہو گئی, تو آپ چوتھی شرط کو مان لیں گے کہ وہ چوتھی شرط پوری ہو گئی, اس کا مطلب وہ جر ہی ہے, نصب نہیں ہے. ٹھیک ہے, مان لیں گے, خود سے مان لیں گے, ہم کوئی فارمولا نہیں ہے اس کا, خود سے مان لیں گے. جب تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو چوتھی شرط کو خود سے مان لیں کہ یہ شرط بھی پوری ہے. ٹھیک ہے, ایسے اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ
किताबुल मुस्लिमीना। अब किताब आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है ये लाइट भी है, कोई इसके अंदर नून साउंड नहीं आ रही है, उन नहीं आ रहा, नून है ही नहीं, तो किताबू तो बन गया लाइट। क्या ये अल के बगैर है? यकीनन ये अल के बगैर है, तो दोनों शर्तें ही पूरी हो रही हैं मुदाफ की। अब हम आते हैं मुदाफ इलैह की तरफ। मुदाफ इलैह अल मुस्लिमीना, ईना आ रहा है। अब ईना चूंकि हमारा नज्म में भी आता है, जर में भी आता है, तो चूंकि नज्म या जर दोनों में से किसी में भी आ सकता है, तो अब हम देखेंगे चौथी शर्त पूरी हो रही है क्या नहीं। चौथी शर्त क्या है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, और वो दोनों एक दूसरे के अगर पास हैं और मुदाफ अपनी दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो अब आप जो नज्ब या जर का कंफ्यूजन है मुस्लिमीना में, उना ईना इना, तो आप कहेंगे ये जर ही है, नज्ब नहीं हो सकता, बिकॉज तीन शर्तें पूरी हो चुकी हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास है, वो दोनों में से मुदाफ जो है अपनी शर्तें पूरी कर रहा है। बस मुदाफ इलैह की जो शर्त पूरी नहीं हो रही है कि नज्ब है या जर है, तो हम उसको नज्ब को अवॉइड कर देंगे और जर को ले लेंगे। ठीक है, तो यानी जब मेजॉरिटी शर्तें पूरी हो जाएं, मेजॉरिटी का मतलब है तीन शर्तें पूरी हो जाए, तो चौथी शर्त को मान लें कि वो भी पूरी हो गई है, और आप कहेंगे किताबुल मुस्लिमीना का तर्जुमा करेंगे मुसलमानों की किताब। की आ गया दरमियान में, मुसलमानों की किताब। इसी तरह से किताबुल्लाही, अल्लाह का घर, अल- अल्लाह का घर। ठीक है, किताबुल्लाही। इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आप मुदाफ बनाए पहले, मुदाफ, और उसकी दोनों शर्तें पूरी करें। मुदाफिले बनाए, मुदाफिले उसकी शर्त पूरी करें, और दोनों को पास एक साथ बिठाकर दोनों की कॉमन शर्त है वो पूरी करें। इस तरीके से इदाफा बन जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुरान करीम में कुछ एग्जाम्पल्स आई हैं मुरक्कब इजाफी की। अब जैसे कि हम देख रहे हैं नसरुल्लाह, नसरुल्लाह, नसर का मतलब होता है हेल्प, नसर लाइट है, विदाउट अल है, अल्लाह की जर में है, इसका मतलब ये इदाफा है। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद। नेक्स्ट है बैतुल्लाह, बैद भी लाइट है, विदाउट अल है ना, लाइट है, विदाउट अल है, और अल्लाह की जो है जर स्टेटस में है, और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, कोई तीसरा वर्ड बीच में नहीं है, इसका मतलब ये इदाफा है। बैतुल्लाह यानी अल्लाह का बैत, बैतुल्लाही। नाउ रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही सेम, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं किताबुल्लाही, कलामुल्लाही। ठीक है, अब यहाँ पर है, सॉरी, ये एग्जाम्पल है नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, बैतुल्लाही, रसूलुल्लाही किताबुल मुमिनीना। अब ये जो बहुत है सिंपल है, रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल, फिर मिसकाला जर्रतिन, अभी हम देख लेते हैं रब्बुल आलमीन, बैतुल इब्राहिम, बैतुल इब्राहिम, बैतुल इब्राहिम, सॉरी, रसूलुल्लाह हमने देख लिया। किताबुल वलदैनी, अब किताबु, किताब तो हो गया लाइट, किताब हो गया अल के बगैर, अल वलदैनी के ये पास भी है, तीन शर्तें पूरी हो गई। लेकिन हम देखते हैं अल वलदैनी जो होता है नज्ब या जर होता है, नज्ब या जर, आनी ऐनी ऐनी, नज्ब या जर। तो अगर ये तीन शर्तें पूरी कर रहा है, तो आप कहेंगे ये जर है, आप इसको नज्ब नहीं कहेंगे। तो किताबुल वलदैनी, वलदैनी का मतलब होगा, वलद का मतलब होगा एक लड़का, वलदैनी का मतलब हो गए दो लड़के, और किताब का मतलब है किताब, तो दो लड़कों की किताब,
تو کی خود بخود آ گیا کیونکہ آپ نے اس کو اس فارم میں ڈال دیا. اور ایسے ہی ایگزامپلز ہیں. رب العالمین، رب العالمین میں بھی رب لائٹ ہے وداؤٹ ال ہے، اور العالمین اینا کے ساتھ آ رہا ہے، نصب یا جر ہے. چوتھی شرط پوری ہو رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں، تو رب العالمین بھی اضافہ ہے. تو سارے ایگزامپل ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ہم. نصر اللہ، اللہ کی مدد. بیت اللہ، اللہ، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اللہ کا گھر. پھر اسی طرح سے یوم الفصلی، یوما، یوما کا مطلب ہوتا ہے دن، ڈے. الفصلی فیصلے کا دن، ٹھیک ہے، فیصلے کا دن. تو دیکھیں کا کی کے کا آ گیا، خود بخود ٹرانسلیشن میں آ جائے گا. رسول اللہ، اللہ کے رسول. کتاب المؤمنین، کتاب، کتاب الولدین، ولدین دو لڑکوں کی کتاب. اسی طرح سے مثقال ذرۃ، مثقال، مثقال کہا جاتا ہے وزن برابر. وزن، ثقل کا مطلب ہوتا ہے وزن، ہیوینس. ذرۃ، ذرے برابر. مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، ٹھیک ہے، ذرہ کے برابر. اسی طرح سے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، کا رب. رب الفلق، فلک کے رب کی قسم. رب الناس، بیت ابراہیم، بیت، بیت. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، بیت جو ہے گھر ہے، بیت یعنی گھر، ابراہیم یعنی ابراہیم. لیکن بیت جو ہے لائٹ ہے وداؤٹ ال ہے، لیکن ابراہیمہ میں میم کے اوپر فتح آ رہا ہے. فتح آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، نصب ہے؟ نہیں، یہ نصب نہیں ہے. یہ کیوں نصب نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو نام ہوتے ہیں پارشلی فلیکسیبل، وہ دو صورتیں بتاتے ہیں، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. تو ابراہیمہ نصب یا جر ہو سکتا ہے. تو اگر یہ نصب یا جر ہو اور دونوں لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے پاس ہیں اور مضاف کی دونوں شرطیں مکمل ہو چکی ہیں، تو کیا ہوگا، ہم چوتھی شرط کو بھی مان لیں گے کہ وہ ویسی ہی ہے، یعنی کہ وہ پوری کر رہی ہے اضافہ کو، اور یہ پورا کمپلیٹ اس کا ترجمہ کر لیں گے. پھر اب اس کو نصب یا جر نہیں کہیں گے، پھر صرف جر کہہ کر ترجمہ کریں گے. بھائی تو ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا گھر. لیلۃ القدری، قدر کی لیلہ، رات. پھر انسانوں کا رب، رب، رب الناسی التی، دین اللہ، رب الناسی لوگوں کا رب. لیلۃ القدری قدر کی رات. دین اللہ اللہ کا دین. اسی طرح سے مثقال ذرۃ، ذرے کے وزن برابر. کتاب الولدین دو لڑکوں کی کتاب. رب الفلق صبح کا رب. یہ اس طریقے سے آپ کو بہت سارے اگزامپل قرآن کریم میں مل جائیں گے. اور یہی جو ہے ہمارا یہاں پر لیسن مکمل ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہم اجرا شروع کریں گے. اجرا شروع کرنے سے پہلے ہم آپ لوگوں کو چلیں ایک مرتبہ ریویژن دے دیتے ہیں، ریویژن کر لیتے ہیں. ریویژن کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فریگمنٹ، فریگمنٹ ہوتی کیا ہے. فریگمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے بات کی شروعات کی ہے کس بات سے، کہ دو قسم کے جملے ہوتے ہیں.
दो किस्म के मुरक्कब होते हैं। पहले तो मुरक्कब किसे कहा जाता है? मुरक्कब यानी दो या दो से ज्यादा लफ्जों के एक साथ मिल जाने को कंपाउंड या मुरक्कब कहा जाता है। तो दो, मिनिमम दो या उससे ज्यादा जितना चाहे हो, लेकिन दो कम से कम होंगे तो क्या कहलाएगा? वो मुरक्कब या फिर जुमला। और जुमले के भी दो किस्में हैं, या मुरक्कब की भी दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस किसे कहा जाता है? फ्रेगमेंट को जो कि अधूरा है, बात पूरी नहीं हो रही है। और मुरक्कब ताम, अच्छा जी, इसके अंदर देखिए आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि आप पहचानेंगे कि ये लाइट विदाउट अल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट वर्ड है नस्ब या जर में है। तो जब नस्ब या जर में हो तो चौथी कंडीशन देख लेना कि ये एक दूसरे के पास है, तो फिर वो पूरा क्या हो जाता है? इदाफा ही माना जाता है, चाहे तीन कंडीशन पूरी तरह से मिल जाएं। तो अभी हम रिवीजन कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि मुरक्कब जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, जुमला ताम या मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ताम का मतलब है जो तमाम हो गया, पूरा हो गया, और नाकिस का मतलब जिसके अंदर नुक्स है, कमी है। तो अधूरे जुमले को फ्रेगमेंट कहेंगे और पूरे को सेंटेंस कहेंगे। तो जब जब हम आपके सामने फ्रेगमेंट कहें तो आपको समझ जाना है कि बात अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। और सेंटेंस का मतलब है पूरी हो चुकी है बात, तकमील, पूरा हो गया, वर्ड जुमला जो है वो पूरा हो गया। तो इसको इस सूरत में आप क्या करेंगे कि हमारे पास पांच किस्म के फ्रेगमेंट्स हैं, उसमें से हमने सबसे पहला लिया है इदाफा। ठीक है, अब वो एक एक फ्रेगमेंट्स को हम पढ़ेंगे। मुरक्कबे ताम अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। कंप्लीट सेंटेंस ये फ्रेगमेंट बनाते बनाते आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब इदाफा की चार शर्तें हैं। इदाफा पहले तो कहते हैं किसको है? जिसके बीच में काकी के रारी रे आ जाए, ऑफ आ जाए, अपोस्ट्रोफी एस आ जाए, या प्रोनाउंस आ जाए, जमाइर आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इदाफा मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बनता है दो लफ्जों से मिलकर, मुदाफ और मुदाफिल है। पहले को कहा जाता है मुदाफ और दूसरे को कहा जाता है मुदाफिल है। अब जैसे इंग्लिश सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो पहला वर्ड होता है मुदाफ और दूसरा वर्ड होता है मुदाफिल है। लेकिन अरबी जबान में या इंग्लिश में, सॉरी, उर्दू में ये उल्टा होता है। यानी उर्दू में जब आप कहेंगे तो पहले मुदाफिल है बोलने में आ जाता है और मुदाफ बाद में आ जाता है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस हमारी है मुदाफ और मुदाफिल है, जो कि इंग्लिश की सीक्वेंस है। नाउ मुदाफ की अपनी दो शर्तें हैं, मुदाफिले की एक है और दोनों की एक साथ है। तो मुदाफ की अपनी क्या शर्त है? मुदाफ की ये शर्त है कि मुझे लाइट रखो और अल के बगैर रखो। मुदाफिले की ये शर्त है कि मैं हर हाल में जर में हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुदाफ की शर्तें हैं कि वो लाइट विदाउट अल हो, लाइट हो, अल्लाह हो। मुदाफिले की शर्त है एक ही कि वो जर हो, और दोनों की कॉमन शर्त है कि दोनों पास पास में हो। और जब भी आपको कोई मुदाफ मुदाफिले का कंपाउंड बनाना है तो पहले आप उर्दू और इंग्लिश में आप पढ़ लें उसे। अल्लाह का घर, बुक, अल्लाह का घर, हाउस ऑफ अल्लाह। तो हाउस पहले रखा जाएगा, जो वर्ड है हाउस उसके लिए जो भी आएगा अरबी में, अल्लाह बाद में रखा जाएगा। तो जब वो पहले आ गया तो आप उसको मुदाफ बनाएंगे, और बाद में आया तो आप उसको मुदाफ इले बनाएंगे। ठीक है, अब मुदाफ इले की शर्तें और मुदाफ की शर्तें प्रॉपरली पूरी कर दें तो दोनों एक दूसरे के पास आकर इदाफा बना लेते हैं, और दोनों में खुद ब खुद काकी के का तर्जुमा आ जाता है। चलें, इंशाल्लाह हम इस लेसन को यहाँ रोकते हैं, फिर इजरा करेंगे। क्वेश्चन वो लेसन की तकमील।